हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु एवं परिचय, जो कि पदार्थ विज्ञान का पेपर 2 का पहला ही चैप्टर है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा हार्ड है। आप इसको समझने की कोशिश करना, मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दूंगा। परमाणु का मतलब होता है प्रूफ एवं और परीक्षा का मतलब होता है टेस्ट। अब परमाणु शब्द की निरुक्ति मतलब परमाणु शब्द का क्या मतलब है, तो इसमें एक श्लोक आया है कि परम्यते अनेन इति परमाणम। देखो, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह परमाणु है। इसका मतलब क्या, परम्यते अनेन इति परमाणम मतलब जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए वह परमाणु है। देखो कितना भारी भरकम शब्द है यथार्थ। अब आप इसे डरना मत। यथार्थ का मतलब होता है सत्य ज्ञान, मतलब जिसके द्वारा हमें सत्य का ज्ञान हो रहा हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। फिर आता है प्रमाण के पर्याय। देखो, प्रमाण के 4 पर्याय बताए गए, परीक्षा, उपलब्धि, साधन, ज्ञान और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ किस पे, परीक्षा पे। क्यों? क्योंकि आचार्य चरक ने प्रमाण को प्रमाण ना मान कर क्या माना है, परीक्षा माना है। ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूँ कि यहाँ एक एग्जाम हुआ और एग्जाम में कह रहा है कि किसी बच्चे ने टॉप कर दिया, तो इसका क्या प्रूफ हो गया कि इस बच्चे ने इस एग्जाम में टॉप कर दिया, तो वो टॉपर हो गया। ठीक है। तो उसने हमने परीक्षा ली ना, तो उसी सबसे कह रहा है कि परीक्षा आचार्य चरक ने ली, और इसी से कह रहे हैं कि हम प्रूफ मान सकते हैं। भाई प्रूफ क्या है, जैसे प्रमाण हो गया ना, प्रमाण का भी ये प्रूफ है कि आपने बोल दिया कि ये बच्चा कॉलेज का टॉपर है, तो इसका क्या प्रूफ है, उसका परीक्षा ले लो, तो वो क्या हो गया, उसका प्रूफ हो गया। यानी कि प्रमाण से क्या होता है, प्रूफ से क्या होता है, सत्य का ज्ञान होता है। भाई प्रूफ से तो सत्य का ज्ञान होगा। जैसे मान लो कोई केस चल रहा है, उसमें जज ने बोल दिया कि आपके पास कोई प्रूफ है कि बेगुनाह है या दोषी है, अगर आप प्रूफ दे दोगे, यानी सत्य, आप सत्य उसको बता दोगे, भाई प्रूफ क्या, सत्य ही तो है, जिसको पता लगने के बाद ही कह रहा है आगे कुछ केस में कुछ हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गए। फिर आप बोलते हैं कि परमा, प्रमेय, परमात्मा। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि प्रमाण को समझने के लिए 3 संबंधित शब्द बताए गए, परमा, प्रमेय और परमात्मा। देखो इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे अक्सर, तो आप इसको ध्यान से समझना। जैसे परमा क्या है, जो वस्तु जैसी है और जिस स्वरूप में है उसका उसी स्वरूप में ग्रहण अनुभव करना परमा कहलाता है। मैं बोल दूँ ये पेंसिल है, तो ये वस्तु जैसी है, मतलब ये पेंसिल जैसी भी है और इसका जैसा स्ट्रक्चर है, उसको इसी स्वरूप में मैं ग्रहण कर लूँ, तो वो क्या हो जाएगा, परमा। ठीक है। यथार्थ ज्ञान को परमा कहते हैं, मतलब सत्य का जो ज्ञान है, जो रियल नॉलेज है, उसको हम क्या कहते हैं, परमा बोलते हैं। और जो इसके विपरीत यानी जो यथार्थ ज्ञान नहीं है, मतलब जो सत्य नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, अपरमा। कैसे? मैं बोल दूँ कि ये बॉटल है, तो इस बॉटल में मैं देख रहा हूँ, अगर इस बॉटल, मैंने बोला कि इस बॉटल में पानी है, ठीक है, मुझे पता नहीं लग रहा क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, कलरफुल है, तो मैंने बोल दिया पानी है। अगर पानी हुआ तो क्या बन जाएगा, परमा। अगर पानी नहीं हुआ या फिर कोई जूस फूस हुआ तो क्या बन जाएगा, अपरमा। मतलब जो रियल नॉलेज वो परमा है, और जो रियल नॉलेज नहीं है, अयथार्थ ज्ञान है, तो वो क्या हो जाएगा, अपरमा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि देखो एक नोट इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमाण से परमा उत्पन्न होता है। भाई अब कैसे कहोगे कि प्रमाण से परमा उत्पन्न होता है, ध्यान से समझो। देखो प्रमाण का मतलब क्या होता है, प्रमाण का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान का साधन। ऊपर पढ़ा था हमने, प्रमाण का मतलब क्या होता है, यथार्थ ज्ञान का साधन। देखो ये पढ़ा था, यथार्थ ज्ञान का साधन, यथार्थ ज्ञान जिससे प्रभावित हो वो प्रमाण है। देखो प्रमाण का मतलब क्या होगा, यथार्थ ज्ञान का साधन। परमा क्या है, यथार्थ ज्ञान। फिर यथार्थ ज्ञान के साधन से तो हमें यथार्थ ज्ञान का उत्पन्न होता है। भाई इसके साधन से ही तो, मतलब किसी साधन से ही तो कह रहे हैं, प्रूफ से ही तो कह रहे हैं हम यथार्थ ज्ञान होता है, ये तो बोल रहा है। भाई प्रमाण का मतलब क्या होता है, प्रूफ। और इस प्रूफ से तो कह रहा है कि परमा उत्पन्न होगा, मतलब इस प्रूफ से तो कह रहा है सत्य का ज्ञान होगा। अब देखो, अब प्रमाण कौन कौन से हमारे पास, भाई प्रमाण मतलब प्रूफ हमारे पास कौन कौन से, 4 हो सकते हैं। भाई प्रत्यक्ष, आपने सामने से देखा हो, अनुमान लगाया हो, ऐसा हो सकता है। उपमान मतलब किसी से कंपेयर किया जाओ। शब्द जिसको हम बोलते हैं आप्तोपदेश, हम इनको आगे पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। फिर देखो, अब प्रत्यक्ष से जो उत्पन्न होने वाले ज्ञान को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। और अनुमान से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को क्या बोलते हैं, अनुमिति। और उपमान से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को क्या बोलते हैं, उपमिति। और ऐसे ही सबसे उत्पन्न होने वाले ज्ञान को क्या बोलेंगे, शब्दज। देखो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रमाण, और ये क्या हो गया, परमा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि जो परमा है, परमा के 2 गुण है। 2 गुण कौन कौन से, सत्य और अनिगतवद। मतलब सत्य भी बोल सकते हो आप, मतलब जो सत्य होगा वो कैसा होगा, यथार्थ। मतलब सत्य से तो हमें यथार्थ ज्ञान का प्राप्ति होगी। और अनिगत मतलब क्या होता है, वो समय के साथ कह रहा है ऐसा ज्ञान जो चेंज होता रहता है। आपको परमा समझ में आया होगा। परमा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स ने आपको फीस दी है और आपने कॉलेज में जाके भर दी, तो वो क्या हो गया, परमा। और आपने कॉलेज में जाके ना भरी, तो वो क्या हो गया, अपरमा। मतलब सत्य है तो परमा, असत्य है तो अपरमा। अब हम बात करते हैं प्रमेय की। प्रमेय का मतलब क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज। ठीक है, देखो समझते हैं, परमाणु के द्वारा जिसका अनुभव किया जाए उन्हें प्रमेय कहते हैं। देखो परमाणु के द्वारा मतलब प्रूफों के द्वारा जिनका अनुभव किया जाए। प्रमेय क्या होता है, परमाणु के द्वारा जिसका अनुभव किया जाए उन्हें प्रमेय कहते हैं। देखो परमाणु के द्वारा, परमाणु मतलब प्रूफों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाए उन्हें प्रमेय कहते हैं। कैसे? जैसे मैं बोल दूँ चांदी की अंगूठी है कोई,
आपने नहीं माना, आपने वाला नहीं, तो आपको कह रहा है कि प्रमाणों के द्वारा मैं सिद्ध कर दूँ। कैसे भाई, मैं सुनार को ले जाऊंगा, सुनार को दिखा दूंगा, तो सुनार बोलेगा हाँ ये चांदू की अंगूठी है। तो जिसको प्रूफों के द्वारा यानी प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जाए, अनुभव किया जाए, उन्होंने क्या बोलेंगे, प्रमेय बोलेंगे। यानी यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। या अगर ना विषय यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज, जिस ऑब्जेक्ट को हमको सत्य का ज्ञान हो, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को ट्रू नॉलेज हो, तो यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। परमा क्या था, यथार्थ ज्ञान। देखो कंफ्यूज मत होना, जो प्रमाता हमारे पास वो क्या था, खाली यथार्थ ज्ञान, ठीक है। लेकिन जो प्रमेय है, प्रमेय क्या हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान के विषय। ध्यान से देखना इसको। फिर न्याय दर्शन ने प्रमेय की संख्या 12 मानी है। न्याय दर्शन ने जो प्रमेय की संख्या वो कितनी मानी है, 12। आत्मा, बुद्धि, प्रतिभाव, शरीर, मन, फल, इंद्रिय, प्रवृत्ति, दुख, अर्थ, दोष और अपरोग। फिर आता है प्रमाता। परमाता कह रहा है सब्जेक्ट टू नो अबाउट द ट्रूथ नॉलेज, मतलब जिसको कह रहा है कि उस ट्रूथ नॉलेज मतलब सत्य का, जिसको सत्य का ज्ञान होगा वो क्या होगा, परमाता। जैसे जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, परमाता बोलते हैं। जैसे ज्ञान का अधिकरण कह रहा है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे परमाता कहते हैं। जैसे ज्ञान की प्राप्ति किसको होगी, तुम लोगों को, भाई तुम लोगों को तो ज्ञान की प्राप्ति होगी अल्टीमेटली, तो आप क्या हो गए, परमाता हो गए। यानी कि अज्ञान का अधिकरण आत्मा है, अंत आत्मा परमाता है। लेकिन जो ज्ञान किसका होता है, अल्टीमेटली आपको आत्मा का होता है, तो आत्मा ही क्या हो गई, आत्मा ही परमाता हो गई। अगर आपने पहले वाले चैप्टर पढ़े होंगे पेपर 1 तो आप समझ गए होंगे इसको। नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैंने सब वीडियो डाली हुई है। फिर जैसे अब देखो, जैसे एग्जाम्पल हो गया एनाटॉमी विषय का स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए। अब एनाटॉमी क्या हो गया, परमा हो गया, क्योंकि एनाटॉमी से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। और विषय क्या होगा भाई, देखो मैंने बताया था ना, विषय यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या होगा, प्रमेय होगा। तो विषय क्या होगा, प्रमेय, यानी यथार्थ ज्ञान के विषय को क्या बोलते हैं, प्रमेय। और स्टूडेंट क्या होगा, जो अल्टीमेटली एनाटॉमी का जो ज्ञान है वो किसको होगा, स्टूडेंट को होगा। और स्टूडेंट को ना होकर उसकी आत्मा को होगा, तो स्टूडेंट क्या होगा, परमाता हो गया। अब नॉलेज क्या हो गई, नॉलेज क्या हमारे पास प्रूफ है कि इसको एनाटॉमी का ज्ञान हुआ है, तो नॉलेज क्या हो गई, प्रमाण हो गई। अब आती प्रमाण। देखो अब हम देखते हैं कि परमाणु की संख्या, जो परमाणु की संख्या कह रहा है कि अलग अलग आचार्यों को अलग अलग बताई है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताई है। कोई मानते हैं कि असंख्यक होते हैं, कोई मानते हैं कि 1 होता है, कोई मानता है 2 होता है। देखो मैंने जो याद करनी है आपको, ये लिख दी गई है। जैसे चार्विक ने क्या परमाणु की संख्या मानी 1, और उसका क्या नाम दिया, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आपके आंखों के सामने होता है। अगर आप प्रत्यक्ष को 2 शब्दों में तोड़ोगे तो प्रति प्लस अक्ष। अक्ष का मतलब होता है आंखें, प्रति का मतलब होता है सामने, मतलब जो आपके आंखों के सामने हो। ऐसे ना बोलकर आप ऐसे बोल सकते हो जो आपकी इंद्रियों के सामने हो, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। आने वाले चैप्टर में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिर आता है वैशेषिक। वैशेषिक ने परमाणु की संख्या कितनी मानी है, 2 मानी है। कौन कौन सी, प्रत्यक्ष माना है, अनुमान माना है। तीसरा न्याय दर्शन ने परमाणु की संख्या 3 मानी है, प्रत्यक्ष, अनुमान प्लस शब्द प्लस उपमान। और चौथा चरक ने कितना माना है, देखो चरक का तो आपको याद करना ही करना है, चरक और सुश्रुत का कितनी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आब्दोपदेश और युक्ति, ठीक है। और सुश्रुत ने भी कह रहा है प्रत्यक्ष माना है, अनुमान माना है, आब्दोपदेश माना है। और आब्दोपदेश को आब्दोपदेश ना बोलकर आगम बोल दिया है। और युक्ति उन्होंने कह रहा है कि सुश्रुत ने युक्ति ना मानकर क्या माना है, उपमान माना है। ये सब होते क्या है, ये हम आगे जब चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बात करते हैं चतुर्विध परीक्षा विधि, जो किसने बताई, आचार्य चरक ने। कि आचार्य चरक ने परमाणु को परीक्षा शब्द से संबोधित करते हुए 4 परीक्षाओं का उल्लेख किया। पहला, जो मैं आपको पर्याय में बता चुका हूँ कि आचार्य चरक ने परमाणु की जगह क्या माना है, परीक्षा शब्द से संबोधित करते हुए 4 परीक्षाओं का उल्लेख किया है। देखो फिर यहाँ पर एक श्लोक आया जो आपको याद कर लेना है कि द्विविध में खलु सर्व सच्चा असच तस्य चतुर्विधा परीक्षा आब्दोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति चेती। मतलब देखो द्विविध में खलु सर्व मतलब सबको कह रहा है कि आप 4 परीक्षा होते, सच और असच, मतलब वही सत्य और असत्य, ये 4 परीक्षा बताई गई है। आब्दोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति चेती। देखो इसको हम यहाँ से समझ लेंगे कैसे, कि चरक ने कह रहा है कि आचार्य चरक ने सभी वस्तुओं को 2 चीज़ में विभाग किया है, सत्य और असत्य। मतलब जिनका होने का भाव है सत्य और जिनका होने का भाव नहीं है वो असत्य है। और इनको हम 4 परमाणु से कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट इनके बीच में कर सकते हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, आब्दोपदेश और युक्ति। उस लोग का मतलब समझ में आ गया होगा। द्विविध में मतलब संसार में केवल 2 ही ऐसी चीज़ें, सत्य और असत्य, जिनको हम चतुर्विध परीक्षा से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी, आब्दोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति चेती। अब फिर आता है नोट क्या है कि रोग विशेष का ज्ञान 3 प्रकार से बताया है। देखो सत्य और असत्य का जो सच और असत्य है इनका जो ज्ञान है वो 4 प्रकार से बताया, 4 परीक्षाओं के द्वारा, प्रत्यक्ष, अनुमान, आब्दोपदेश, युक्ति। और जो रोग विशेष का ज्ञान है वो 3 प्रकार से बताया है। कौन कौन सा, आब्दोपदेश बताया, प्रत्यक्ष बताया और अनुमान बताया। आब्दोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। युक्ति को अनुमान के अंदर रख दिया गया है। उन्होंने क्या, आचार्य चरक ने जब रोग विशेष का ज्ञान, देखो जब कह रहे हैं सत्य और असत्य का बता रहे थे तब तो उन्होंने 4 प्रकार से परमाणु को बताया, लेकिन जब रोग विशेष का ज्ञान बताया तो उन्होंने क्या किया, 3 प्रकार ही बताए। उन्होंने युक्ति को नहीं माना। युक्ति को
माना, लेकिन युक्ति को अनुमान के अंदर रख दिया गया। जो युक्ति है ना वो अनुमान के अंदर। भाई आप अगर किसी चीज़ का अनुमान करोगे कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है और अनुमान के अंदर आप युक्ति बना लोगे, तो आचार्य चरक ने यही बोल दिया कि युक्ति अनुमान के अंदर ही आ गई है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। कैसे? सत्य और असत को जो 4 परमाणुओं से माना, रोग विशेष को 3 परमाणुओं से बताया, और हेतु का मतलब होता है कारण, इसको 4 परमाणुओं से। देखो अब ये देखेंगे इसको। हेतु का मतलब वैसे तो होता है कारण। यहाँ पर क्या बताया? ज्ञान के उपलब्ध कराने का साधन को हेतु कहते हैं। भाई कारण नहीं तो कह रहा है ज्ञान को उपलब्ध कराता है। जैसे मान लो आपके पास पढ़ने का एक कारण है और पढ़ने का कारण होने की वजह से तो आपको ज्ञान की उपलब्धि हो रही है, तो इसलिए लिखा है कि ज्ञान के उपलब्ध करने के साधन को क्या बोलते हैं? हेतु कहते हैं। आचार्य चरक ने हेतु के 4 परमाणु का उल्लेख किया है। कौन से 4 परमाणु है? प्रत्यक्ष होगा ही, अनुमान होगा ही, ठीक है, और एतिहा और उपमान। देखो एतिहा और उपमान आचार्य चरक ने कौन सा होता है? प्रत्यक्ष बताया, आप अनुमान बताया, आब्दोपदेश बताया और युक्ति बताई। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो यहाँ से देख लेना, प्रत्यक्ष, अनुमान, एतिहा और उपमान, ये 4 बताए किसके लिए? हेतु के लिए आचार्य चरक ने। आपको इनको याद कर लेना है क्योंकि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है हमारे पास त्रिविध परमाणु में सभी परमाणुओं का समावेश। मतलब त्रिविध परिणाम, त्रिविध का मतलब होता है 3 परमाणु, मतलब 3 ऐसे परमाणु है जिसमें हम सभी परमाणुओं को समावेश कर सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, देखो कौन कौन से प्रत्यक्ष है? अनुमान और आब्दोपदेश है। अगर आप चाहो ये मूल परमाणु है, इन सभी के अंदर जितने भी परमाणु है, हम प्रत्यक्ष हो गया, अभाव हो गया, उपमान हो गए, बहुत सारे हो, इनके सभी के अंदर आ जाते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, अब प्रत्यक्ष को कह रहे देखो, जैसे बताया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष तो आएगा ही। अब मान लो कि प्रत्यक्ष के साथ कह रहा है कि देखो अगर इंद्रियों के साथ सन्निकृष्ट हो जाएगा तो उसका होने का भाव होगा, ठीक है। मतलब जैसे आप आंखें, अगर आपको कह रहे हैं इंद्रियों के साथ कह रहा है कि सन्निकृष्ट हो गया तो होने का भाव है, अगर इंद्रियों के साथ कह रहे होने का भाव नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि प्रत्यक्ष के अंदर अभाव भी आ जाएगा। जैसे अनुमान हो गया, अनुमान के अंदर कह रहा है देखो उपमान आ जाएगा। उपमान कैसे आ जाएगा? कि धनुष के आकार से धनुषतम रोग का होना। भाई देखो अनुमान कैसे लगाओगे आप? अनुमान के अंदर अनुमान भी आ जाएगा और उपमान मतलब अनुमान से आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो कि अनुमान लगा रहे हो कि धनुषतम रोग में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो धनुष की तरह हो जाता है, तो इसमें उपमान लगा देते हो। और अनुमान के अंदर युक्ति की, अनुमान की सोचते सोचते आप युक्ति का भी पता लगा लेते हो, वो भी इसके अंदर आ जाता है। और आप दो से एतिया, जब आप इन चैप्टर को आगे डिटेल में पढ़ोगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। फिर आता है परीक्षाएं, प्रमाण का महत्व, प्रयोजन, उपयोग। देखो परीक्षा का क्या प्रयोजन है, क्या महत्व है, क्या उपयोग है। पहला, प्रपत्ति का ज्ञान कराना परीक्षा का प्रयोजन है। और देखो परीक्षा का क्या प्रयोजन बताया कि प्रपत्ति का ज्ञान कराना परीक्षा का प्रयोजन है। अब प्रपत्ति क्या होता है? प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब होता है कि यह जान लेना कि किस रोग की चिकित्सा किस तरह बनाई जाए। मतलब कोई भी रोग है, जैसे बुखार हो रहा है, कौन सा बुखार है, कैसा बुखार है, तो इस रोग की चिकित्सा हम किस तरह से बना सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिपत्ति, ठीक है। और प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा का प्रयोजन है। और आसान शब्दों में कहूँ तो ट्रीटमेंट का ज्ञान करना, मतलब ट्रीटमेंट किस तरह से हम उसको देंगे, वही हमारे पास कह रहे हैं परीक्षा का प्रयोजन है। फिर योग्य प्रकार से की गई परीक्षा कार्य की सफलता के घोतक है। भाई अगर आप योग्य प्रकार मतलब अगर आप सही तरीके से परीक्षा करोगे तो वही तो सफलता का घोतक है। फिर रोगी की चिकित्सा के लिए रोगी का सर्वतोपरि ज्ञान होना आवश्यक है। जब भी आप किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसको आपको तो पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब हम देखते हैं निदान और चिकित्सा में परीक्षा विधि का उपयोग। देखो निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस करना, मतलब आप इसको रोग को या किसी व्याधि को किस तरह से डायग्नोसिस करोगे। देन चिकित्सा, चिकित्सा का मतलब होता है ट्रीटमेंट। पहला, आचार्य चरक के अनुसार रोगों का ज्ञान 3 प्रकार से होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि देखो हेतु के लिए 4 प्रमाण बताए थे और रोग के लिए 3 प्रमाण बताए थे और भाव या सत और असत के लिए 4 प्रमाण बताए थे। तो रोग ज्ञान के इतर उपायों में निदान, देखो रोग ज्ञान के इतर उपायों में ये 3 प्रकारों से होता है, लेकिन रोग ज्ञान के इतर उपाय मतलब पार्ट ऑफ दीज इन ट्रीटमेंट में निदान। पहले आप क्या देखते हो? निदान। निदान मतलब डायग्नोसिस करोगे, पूर्व रोग परी सिम्टम देखोगे, रूप मतलब सिम्टम देखोगे, उपसय मतलब रिलीविंग फैक्टर, संप्राप्ति मतलब पैथोजेनेसिस भी है। परंतु प्रमाणों के बिना इनका ज्ञान नहीं हो सकता। इनके लिए भी क्या चाहिए? आपको प्रमाण चाहिए। जो 3 प्रमाण बताए गए हैं। पहला क्या बताया उन्होंने? आब्दोपदेश के द्वारा परीक्षा, आब्दोपदेश के द्वारा परीक्षा। जैसे वैद्य रोगी की परीक्षा के लिए आब्दोपदेश करते हैं कि वैद्य रोगी की परीक्षा के लिए क्या करते हैं? आब्दोपदेश। आब्दोपदेश का मतलब क्या होता है? आब्दोपदेश का मतलब होता है जो वैद्य है ना उसको कह रहा है कि संपूर्ण ज्ञान है भूतकाल का, भविष्य काल का, और जो रज और तम है उनसे मुक्त हो चुका है, इनके जो भी वचन है उनको हमें पालन करना चाहिए। तो वो हो गए आब्दोपदेश। फिर एक एक रोगी की परीक्षा करते समय वह ऐसे प्रकोपने वाली, मतलब देखो एक एक रोगी की परीक्षा करते समय ऐसे प्रकोपने वाली,
मतलब एक एक रोगों की नहीं, रोग मतलब जब भी आप किसी रोग की परीक्षा कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, तो वो देख रहे हो कि ऐसा तो रोग नहीं है जो केवल इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है वो बढ़ रहा है रोग। ठीक है। अब ऐसे प्रकृति वाली मतलब उसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, वात पित्त कफ। ठीक है। ऐसे कारण वाली क्या कारण है जिनसे वो हुई थी, ऐसे स्वरूप वाली और इसका क्या स्वरूप है, ऐसे स्थान वाली कहाँ पर वो लोकेटेड है, ऐसी वेदना वाली पेन कितना हो रहा है कि भाई पेन हो रहा है नहीं भी हो रहा है। ऐसे शब्द मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो भी रोग हो रहा है उसमें से कोई आवाज़ आ रही हो, स्पर्श छूने में कैसा है, रूप कैसा है उसका, और गंध मतलब कोई स्मेल तो नहीं आ रही। ऐसे उपद्रवों वाली और ऐसी वृद्धि स्थान और क्षय वाली, एक कहाँ पर वृद्धि हो गई कहाँ पर उसका क्षय हो रहा है। फिर इस रोग में इस रोग कह रहा है इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी, ये अवधोपदेश से की जाती है। मतलब अवधोपदेश में क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को देखते हैं कि कैसी प्रकृति है, कैसा नेचर है, कहाँ पर लोकेटेड है, आवाज़ तो नहीं आ रही है, उपद्रव कैसे, वृद्धि स्थान कैसे, तो ये किस में देखते हैं, अवधोपदेश में देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा। प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा कि प्रत्यक्ष परीक्षा में सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा करनी चाहिए। देखो, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि आप अपनी आंखों से जो देख रहे हो, तो उसमें जितनी भी इंद्रियों से होता है, जैसे हमारे पास 5 इंद्रियां होती है भाई, श्रोत्र इंद्रिया हो गई, चक्षु इंद्रिया हो गई, घ्राण इंद्रिया हो गई, ठीक है, रसन इंद्रिया हो गई। उन सभी जो भी इंद्रिया है ना, जो भी सभी इंद्रिया है, उनसे रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा करते हैं, बस केवल रस ज्ञान को छोड़कर। भाई आप किसी को टेस्ट करके थोड़ी देखोगे, भाई किसी को यहाँ पर रोग हो रहा है, पस पड़ रहा है या फिर कोई भी चीज़ हो रही है, तो उसको आप रस रस मतलब चक्कर थोड़ी देखोगे, इसे मतलब टेस्ट करके थोड़ी देखोगे। तो वही बोला है कि प्रत्यक्ष परीक्षा के सभी इंद्रियों से रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा करनी चाहिए। मतलब उस रोगी के शरीर में कौन कौन से विषय हैं, तो उनकी परीक्षा करनी चाहिए। कैसे करेंगे, सभी इंद्रियों से करेंगे। भाई 5 इंद्रिया होती है, एक तो छूट गई, 4 इंद्रिया बची, तो उनसे करेंगे। अब जैसे हमारे पास छोत्र द्वारा परीक्षा विषय है, भाई छोत्र हो गया ना, छोत्र मतलब कानों के द्वारा। वही कानों के द्वारा आप क्या परीक्षा करोगे, भाई अगर आपके भाई स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए या फिर आपकी जो इंटेस्टाइन हो गई, उनमें कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, वो देखोगे संधि और उंगली पर्वों की फूटना। भाई आपकी जो संधि है मतलब वो चटक रही है, ठीक है, उनकी आवाज़ सुनना, किस तरह से आवाज़ आ रही है, ठीक है। स्वर भेद मतलब इतनी तेज़ तो आवाज़ नहीं आ रही कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो वो किसे सुनोगे, आप कानों से सुनोगे। जैसे मान लो आप आंतों की आवाज़ आप कैसे सुन सकते हो, जैसे पेट में कह रहा है कि ना गैस फूटती है, गैस में गैस बनने की आवाज़ आती है, तो उससे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आपको एक जो होता है ना जलोधर में भी क्या कर सकते हो, आप टच करके देख सकते हो, आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो, तो इससे आप पता लगा सकते हो। चक्षु द्वारा परीक्षा विषय, चक्षु द्वारा क्या परीक्षा विषय है कि वर्ण, आकार, परिमाण, छाया आदि, मतलब जो भी रोग है उसका कलर कैसा है, लाल है, पीला है, जैसे कहीं चोट लग जाती है तो आपको क्या होता है, रेडिश भी हो जाता है, और कभी कभी डार्क, और जब करंट भी जब छिल जाता है तो डार्क रेडिश ब्राउन भी हो जाता है। और इसका आकार कैसे है, भाई कहीं अगर कहीं गांठ तो नहीं बन रही है, ठीक है। ये सब प्रमाण भी कह रहा है कि इसके चक्षु द्वारा आप देख सकते हो। और घ्राण द्वारा आप क्या कर सकते हो, ग्रहण द्वारा फिर इच्छा विषय विकृत गंध, भाई ग्रहण द्वारा भी नोस्ट्रल के द्वारा आप क्या सुनोगे, भाई आप स्मेल ही तो ले सकते हो उसकी, भाई उसकी स्मेल कैसी है, कहीं ऐसे दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध नहीं आ रही है, सड़ तो नहीं गया है, जैसे पास हो रहा है तो उसमें आप स्मेल सुना बता सकते हो कि ये सड़ गया, तो यहाँ से इसे निकालना पड़ेगा, इस तरह से। फिर आता है हमारे पास स्पर्श द्वारा परीक्षा विषय। स्पर्श द्वारा क्या करोगे, प्राकृतिक विकृत स्पर्श, बिल्कुल सही बात है। देखो स्पर्श द्वारा आप क्या कर सकते हो, भाई किसी का अगर हाथ टच करोगे तो आप देख सकते हो कि इसका हाथ गर्म है, ठंडा है, ठीक है, तो न पल्स चेक कर सकते हो स्पर्श से, तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये स्पर्श द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। फिर आता है अनुमान द्वारा परीक्षा विषय। अनुमान द्वारा क्या परीक्षा विषय, पाचन शक्ति से अग्नि का, अगर आपकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में अग्नि भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा अग्नि होगी उतनी ज़्यादा खाना तेज़ी से पच जाएगा। बल की परीक्षा व्यायाम शक्ति से, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा देर से बिना रुके थकावट एक्सरसाइज कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, ठीक है, मेहनत कर सकते हो, तो आपका बल भी बहुत ज़्यादा होगा। और शब्द की ग्रहण बल, अगर आपको जो शब्द है मतलब शब्द आपको अच्छे से आपके कानों को सुन रहा है तो आपकी इंद्रिय भी कह रहा है कि सही है, तो इनसे आप कर सकते हो। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।